बहुत से टीचर्स के मैं भी ऐसी करी हूँ काफी 3-4 वीक से। मैम लेकिन वो ऑनलाइन सेशंस नहीं दे रहे, लाइक आप अटेंडेंस और लेती हैं, वो नहीं कर रहा ये सब। भाई हम तो ले रहे हैं और हमारे और भी स्टूडेंट्स के और भी लोग ले रहे हैं, स्टूडेंट टीचर्स, तो हम अच्छी एग्जाम्पल्स क्यों ना फॉलो करें। जब रिकॉर्डेड लेक्चर से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते ना, फिर मुझे जो बीच में क्वेरी है मुझे समझ आए कि आप लोगों को पढ़ा समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा। मल्टीपल रीजंस होते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के, सिर्फ वो यही तो नहीं कर देना कि बस नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएं आपके। मैम फिर उसमें देखिए ना, जैसे स्टैट्स टाइप वाले हैं वो तो इतने डिफिकल्ट है, और वो यही हो रहा है कि वो रिकॉर्ड करके लगा रहे हैं, तो बीच में अगर पूछना है कि फॉर्मूला क्या है और पॉइंट यहाँ से उधर उधर हो जाए तो समझ नहीं आता। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मैं तो पूरा सेशन बच्चों से पूछ के समझा के फिर उसमें से लेती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे बच्चे समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मुझे खुद सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैं सही डिलीवर कर दिया कि नहीं करें, इसलिए नहीं लेना आप ना ले, कोई मसला नहीं है। नहीं बस अब गिन कितने रह गए, अब क्या गुजर गया बस सारा कुछ गुजर गया हाथ। वर्कशीट। अच्छा मैम आपसे एक बात क्लियर करनी थी कि आप फाइनल पेपर ले रही हैं या नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया। लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मैम आप प्रोजेक्ट दे दें या फिर असाइनमेंट के बेसिस पे असाइनमेंट बेस्ड ही एग्जाम होगा वो जो 24 आवर्स या पता नहीं कितने आवर्स का, ये सेंट आगे से पता चलेगा हमें पीछे से कि कितने आवर्स का एग्जाम है। ओपन बुक टाइप होगा और ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। और मैम वो 40 मार्क्स का होगा? पर एलएमएस पर मैम एलएमएस पे ही होगा वो। टाइम पीरियड उसका 3 घंटे या 4 घंटे होगा और 24 आवर्स में जब आपका नेक्स्ट टाइम चलेगा तो एग्जाम तो आपका बस एक ही टॉपिक रह गया आपका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मैम अच्छा एक फेवर आप करें ना, जो मिड टर्म में आ चुके हैं उनमें से कुछ कोर्सेज इंक्लूड करें, बाकी थोड़ा कम कर दें सिलेबस। मैं क्या करूं मैम? थोड़ा मतलब जो सिलेबस है ना 40 मार्क्स के लिए, ये जो फाइनल के लिए, इसका ये जो सारा पढ़ाया है ऑनलाइन के टाइम पे ये तो सारा आएगा, लेकिन जो मिड टर्म वाला था उसमें से आप कुछ बता दें, अगर थोड़ा सा कम कर दें। मिड टर्म के बाद ही बता देंगे। भाग वाला फिर ठीक है। मिड टर्म के और मैम प्लीज व्हाट्सएप पे स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दें। हैं स्लाइड्स में शेयर नहीं हो रही क्या? एलएमएस पे नहीं है क्या? मैम एलएमएस में है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम होती है, मैं कर दूंगी उसमें से। अगर मैम अगर कोई मैंने मिस कर गई हो तो आप देख लेना, पर मैं दूंगी मतलब आज शाम तक। एलएमएस पे डाल दिया वहां से जिसको आपका। हाँ वहाँ पे सारी हैं, मैं इनको सेंड कर दूंगी। ठीक है सब है वहाँ पे, हाँ सब कुछ है। अच्छा जनाब, ये हमारा टॉपिक, बस एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पाकिस्तान के लिहाज से वैसे है नहीं कोई पॉलिसी, हमारी अभी तक सही से बनी नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा भी मटेरियल है जो भी हम वो चीज़ें देख लेंगे, बेसिक आइडियाज के किस तरह से हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं क्या है। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी हो सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्लासेस अपनी पहले ले चुके हैं, अगर आपको याद हो। से हमें प्रेजेंटेशन देनी है हाँ को। बस अब आप लोगों की प्रेजेंटेशन बाकी हैं और ये बहुत थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसको मैं कवर करके प्रेजेंटेशन होगी और बस ये क्लास आ जाएगी। हाँ अगर सब मान जाए ना तो मंगे को अगर ये लोग रात को आ सके ऑनलाइन, या आप जिस टाइम फ्री हो शाम में, डबल क्लासेस कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन उसी में वाइंड अप करें अगर किसी को इशू। मंडे जो है ना मेरी 2 ऑलरेडी क्लासेस होती हैं सुबह को। अच्छा चलें। और वो फिर उनकी भी प्रेजेंटेशन चली होती है, मैं सुन के डिफरेंट टॉपिक्स ना थोड़ा एंड तक मैं जरा पक जाती हूँ। सॉरी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। मैं इतना अच्छा चलें ठीक है। फिर अगर थर्सडे तक हो भी गई तो खैर है। नहीं आप संडे कर सकती हैं। हाँ संडे कर सकते हैं, अगर बाकी सब कुछ ना हो कर सकते हैं। ये रेगुलर क्लास ही एक ही तो क्लास है, बस उसी दिन जितने लोगों को प्रेजेंट देना है सारा कुछ उसी दिन फारिग करें। चलें ठीक है मैम।
और फिर मैम आपको ना हम 23rd को जो थर्सडे बन रहा है ना, उस दिन हम अपनी जो तीनों रिपोर्ट्स बना रहे हैं ना, फिर वो आपको थर्सडे वाले दिन देंगे, ठीक है? मैं ईमेल करेंगे या आप LMS पे ऑप्शन रख दीजिएगा तो हम तीनों उसी में अपलोड कर देंगे। ठीक है। मेरे से एक सवाल था मिस। जी जी पूछिए। ये जो हमारी रिपोर्ट होंगी ये कंबाइंड होंगी या फिर तीनों प्रेजेंटेशन की अलग अलग रिपोर्ट बनानी है? अलग अलग कंपाइल करने को कोई मसला नहीं है। कंपाइल कर सकते हैं? हाँ कंपाइल करें। चलिए ठीक है। ठीक है, एक ही बना लें वो, मतलब तीन टॉपिक्स तो कवर करेगी, लेकिन आप एक ही रिपोर्ट के अंदर रखिएगा। ठीक है। कितने पार्टिसिपेंट्स है? 4। लड़का कोई भी नहीं, ना दानिश, ना वाजिद, ना महद। महद किधर है? मिशाल मैं दानिश को कॉल मैंने उसको करती हूँ। कॉल तो करी है, पता नहीं कहाँ है। पता नहीं कहाँ है। और वो तबीयत थोड़ी ऑफ चल रही है, पता नहीं। यासिर की भी ईमेल थी, वो टेक्स्ट था कि वो प्रेजेंटेशन भेजी उसने मुझे, लेकिन पता नहीं किधर है। फिर आ गई है, पासवर्ड पूछ रही। अच्छा जनाब, हम इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ज़्यादा ये टॉपिक बड़ा है नहीं। अब मिशाल इसके बाद प्रेजेंटेशन है, मैंने आगे कुछ करा नहीं आपके लिए, तो अब आपको प्रेजेंटेशन के लिए अगर महाद नहीं भी आएंगे तो आप स्टार्ट कर दिएगा, ये होगा। ठीक है मिस। तो आप उनको बुला लें मीनवाइल, जितनी जल्दी वो आ सके और आके उसका। ठीक है। तबीयत कैसी है उनकी? तलाश से तबीयत खराब है उनकी? हाँ मिस, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी ना, इस वजह से वो पता नहीं। तो ख्याल रखें अपनी तबीयतों का। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अब आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना, आपको पता नहीं चल रहा होता कि स्टूडेंट्स के हालात क्या हैं, वो किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ये सब चीज़ें मसला करती हैं। इसलिए लाइव लेक्चर्स की बात अलग होती है। एजेंडा हमने किया था एंटी ट्रस्ट लॉ। अच्छा, एंटी ट्रस्ट लॉ होता क्या है भाई, जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी? एंटी ट्रस्ट लॉ बेसिकली लॉज बनाते हैं ताकि बिजनेसेस को स्टॉप कर सकें, वो अपने डर्टी गेम्स ना खेलें प्रॉफिट बनाने के लिए। और गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ऐसे लॉज बनाएं ताकि जो गुड्स वगैरह हैं वो जो प्राइस सेट करें वो अप्रोप्रिएट हो कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, मोनोपोली ना क्रिएट हो सके, मोनोपोली ना हो, हेल्थी कंपटीशन हो, गोल्स अचीव कर सकें, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। एंटी ट्रस्ट लॉ और कंपटीशन कमीशन जो है आपके पास एक्ट, वो क्या है, इनका आपस में क्या लिंक है? एंटी मैम कौन सा वाला? एंटी ट्रस्ट का जो लॉ है, कंपटीशन कमीशन जो था ना, कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन लॉ, एक ही बात है। ठीक है, पर्पस क्या था एंटी ट्रस्ट लॉ का? मैम जो भी बताया कि बिजनेसेस वगैरह डर्टी गेम्स ना खेल सकें प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए। कंपटीशन प्रमोट कर सके, मोनोपोली से प्रिवेंट कर सके, अचीव कर सकते एलोकेटिव एफिशिएंसी। फिर हमने वीडियो देखी थी यूएस का एंटी ट्रस्ट लॉ देखा था, एंटी ट्रस्ट लॉ पास्ट फ्यूचर, इसकी डिस्कशन हमने की थी। फिर हमने कहा था कि कुछ बॉडीज हैं जो कि इस लॉज के लिए आपको बहुत हेल्प करती हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल होती हैं। ठीक है, उसको हमने एक दफ़ा देखा था। फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर किया था। फिर हमने डिस्कस किया था डेवलपिंग कंट्रीज आर कंसिडरेबल इफेक्टिव। अच्छा, किस वजह से इफेक्ट करती है डेवलपिंग कंट्री? बिकॉज ऑफ इनएक्विडेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको एक्सेस नहीं होता कैपिटल के ऊपर और इंफॉर्मेशन सही से नहीं होती। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि लॉ जो है वो एक्ट है 2010 का, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या किया जाता है, उसको देखा जाता है किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, पावर इन डेंजर और फ्री ऑफ कंपटीशन। फिर ये जो आपके पास कमीशन था, ठीक है, इस एक्ट के अंदर बताया कि कमीशन बनाया हमने, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि लीगल एंड इन्वेस्टिगेट करता है आपकी पावर्स जो है बिजनेस की, कि फ्री आप कंपटीशन कर सकते हैं या नहीं, इस तरह की चीज़ें। इसके फंक्शंस डिस्कस किए थे कि
प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, ऑर्डर्स बनाता है, कंडक्ट इंक्वायरी करता है और मल्टीपल फंक्शंस थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके किस तरह से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर काम करता है, इंडिपेंडेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और जो है फंक्शनली भी, ठीक है। फिर इसके बाद इसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देख रही होती है उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए। और फिर हमने कहा था कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो एक बहुत क्रूशियल स्टेजेस से गुजरती है और हम लोग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में, फिर हमने ये क्वेश्चन किया था। फिर अब यहाँ से हम स्टार्ट करना था मेरे ख्याल से, ठीक है। सीसीपी क्या होता है? कमीशन, कौन सा कमीशन है मैम? कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। डिफिकल्टीज क्या क्या हैं कि वो लॉन्ग रन में कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का, लॉन्ग ट्रेडिशनल ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल इंक्लूडिंग अ डेफिशिएंट पब्लिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कंपटीशन। गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल है कि वो पॉलिसी सही तौर पर डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू और इनकम्प्लीट सपोर्ट होती है अदर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के साथ, और लैक ऑफ एडवोकेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, इतनी आज़ादी नहीं है इनको कि ये जो है वो अपने डिसीजंस और फाइनेंशियल को कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद पाकिस्तान में कुछ नेचुरल मोनोपोलीज बनाई जाती हैं पब्लिक सेक्टर के लिए जिनके नाम आपके पास हैं, सुई गैस, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब यही चार में यही मेजर जो है वो आपके पास पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स हैं जो कि मोनोपोली के अंडर आती हैं और ये मोनोपोली की तरह काम करती हैं, ठीक है। ये आपको पता है मोनोपोली, तो पता है ना क्या होती है? जी मैम, एक का वो रूल हो, अब क्या होती है मोनोपोली? एक बंदा रूल करके अपनी पावर्स आगे एक्सरसाइज वाजिद करता आ है। गए, अस्सलाम वालेकुम वाजिद। मिस जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, देयर इज ओनली वन, मतलब एक ही हाँ, फर्म। सब्स्टिट्यूट नहीं होता कोई भी उसका, जो भी वो फर्म कोई चीज प्रोड्यूस करे उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना। अगर गैस हमें सुई गैस वाले ना दे तो कोई और हमारे पास ऑप्शन है? रेलवे के अलावा अगर हमें कोई रेलवे ट्रैक्स, रेलवे का नहीं, उस ट्रांसपोर्ट का हमें कोई वो मीन दे, आई मीन अगर हम पूरी सिर्फ रेलवे उसकी बात करें तो हमारे पास कोई और वो है जो सर्विस रेलवे की दे दी हो? इलेक्ट्रिसिटी नहीं का मैम। भी कोई? मैम एप्पल मोबाइल, आईफोन हाँ, लेकिन इसकी एग्जांपल हो मोनोपोली सकती है इसकी। इस सेंस में इसकी वो है, लेकिन हमारे पास मोबाइल के ये ऑप्शन। कंपटीशन के सेंस में। हाँ, सब्स्टिट्यूट्स हो जाते हैं एप्पल के अलावा। उसके ब्रांड का नाम है। सैमसंग है और बॉक है, ओप्पो है, वो जो मतलब सिमिलर फीचर्स कम प्राइस पे मिल जाते हाँ, हैं, मोबाइल सब्स्टिट्यूट्स आपको मिल अवेलेबल जाएगा हैं। लेकिन जो है वो नहीं होगा। हाँ, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे उनकी वो होगी इलेक्ट्रिसिटी मोनोपोली, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल कंपनीज हमारे पास जो काम करती हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान में होती हैं। इनके अपने अपने नाम हैं, जैसे कि आई इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इनके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अलग है, लेकिन सप्लाई जो आपको करता है वो एक ही जो है वो ये करता है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, नेशनल मोनोपोली, ठीक है। वाटर ट्रांसमिशन के लिए आपके पास वापडा है, मिनिस्ट्री लेवल पर होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लोकल गवर्नमेंट, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज करती हैं, और रीजनली मोनोपोली होती है, इनकी रीजन वाइज मोनोपोली है। एक सेकंड। जी। अच्छा जनाब, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मेनली 20 फैमिलीज के साथ जो है वो उनके हाथ में चल रही होती है, ठीक है। कहा जाता था, अब ये मैंने कहीं से रिपोर्ट उठाई है चीजें, तो उसमें भी मेंशन था। तो ये ग्रुप जो है 2/3 ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ओन करता है, 80% ऑफ बैंकिंग एंड 70% ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर्स इनके साथ आते हैं। आर्टिकल 18 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस और प्रोफेशन के लिए आपके पास
ये रेगुलेशंस कुछ डिस्कस किए, कुछ आर्टिकल्स के पॉइंट्स डिस्कस किए कि क्या होगा कि लाइसेंस सिस्टम होगा, लाइसेंस दिया जाएगा बिजनेस और किसी को भी, इंटरेस्ट फ्री कंपटीशन होगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको देखेगी कि उसको कंट्रोल करेगी कि बिजनेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री चलेगी पार्शली या कंप्लीटली, और दूसरे मैटर्स को, ठीक है। बिजनेस के लिहाज से आपको उसके आर्टिकल्स के बारे में था। क्या क्या कर लिया अब तक हमने, क्या क्या डिस्कस कर लिया? सीसीपी के डिफिकल्टीज, ठीक है, वो क्या क्या स्ट्रगल कर रही है, यानी कि कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो डिफिकल्टीज क्या क्या फेस कर रही है। पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने बताया कुछ हमारे पास नेचुरली नेचुरल मोनोपोलीज मोनोपोलीज किन किन के लिए हैं? गैस, रेलवे और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फिर के लिए आपको सेक्टर इसके में। कुछ एक्ट्स बताए गए आर्टिकल के थ्रू के ये जो है वो इनकी एक्ट्स हैं। एवोल्यूशन के ऊपर आते हैं कि एवोल्यूशन, ये लेजिस्लेशन हुआ कब था, कब बना था? 1970 में, ठीक है। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑर्डिनेंस बना था, जो पहला कंपटीशन लेजिस्लेशन था पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान ठीक है। जो है वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज है जिसने इस एक्ट को बनाया था 3 डिकेड्स में। 3 डिकेड्स 47 में बना था ना, तो उस विद इन थ्री जो है, तो मोर देन 3 डिकेड्स, इतना टाइम उसको लगा था इसको बनाने में। मैम क्या मतलब 3 decades? ये पाकिस्तान के जो फेसेस हैं उसके लिहाज से? देखिए 47 50s 60s एंड 70, उसको इतना टाइम लग गया था ये एक्ट बनाने के लिए कि मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस उसने अपने एग्जिस्टेंस के 3 डिकेड बाद बनाया था। आप समझ आई बात? ठीक है, आ गई समझ। ठीक, सही है। उसको पूरा बनाने में टाइम लगा। हाँ चले, कोई नहीं, ऐसा हो जाता। ऑर्डिनेंस कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू पाकिस्तानी कॉम्पिटिशन, ठीक है। यही उन्होंने बोला था कि किस तरह से ग्रोथ जो है अनरीजनेबल मोनोपोली सप्लाई जो होती है वो आपकी इस कंपटीशन के अंदर आप ये देखते हैं किस तरह से आपकी ग्रोथ जो है वो अनरीजनेबल मोनोपोली के उसके साथ ना हो, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी ना हो, ये सब चीज़ें इस ऑर्डिनेंस के अंदर देखी गई थी। अब हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, हम पाकिस्तान के लिहाज से वीडियो देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। आइए चल जाए। ये कमीशन की अपनी वीडियो, ठीक है, बोरिंग है लेकिन देख लेते, डिस्कस करेंगे इसको। मैम स्क्रीन पे नहीं आ रही। मैम आपने वीडियो क्या चला दी है क्या? लेकिन आपको नजर नहीं आ स्क्रीन रही पे है? नहीं मैम, स्क्रीन पे नहीं है। मैं समझी शायद कुछ बोलेगा मुंह से, इसलिए नहीं आ। हेलो, मैम स्क्रीन पे नहीं आ रही। ये आवाज कैसी चल रही थी? ये- हेलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा खराब है नेटवर्क, आपका चल। माशाल्लाह पूरी वीडियो चली गई और मेरे उस पे हैंग ही हो गई।
बात सुने, आप लोग को नजर आ रही है मिशाल और ये हिरा बाकी सब? जी जी मैम, इनको आ रही होगी, आ मेरा रही है। मोबाइल गया था इसलिए नहीं आ रही। ठीक है। तो अलीजे कोई नजर नहीं आ रही, क्यों अलीजे भाई? अब क्या होगा? मैम अब वो मोबाइल मेरा हैंग हो गया था। खैर ये लोग बताएंगे अब इसमें क्या था। तो अलीजे तो सबसे ज्यादा देखने वाली थी बेचारी। मैं इतनी देर से मैंने कहा नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो आप रीस्टार्ट करेंगे अपना मोबाइल अब? नहीं नहीं मैम, अब से अब खुद ब खुद ही उसका, मैंने सिर्फ उसको बंद करके लॉक करके दोबारा खोला तो खुल गई है। जी जनाब, कुछ समझ आया? मैम इसमें बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन बताया हुआ है कि इससे हायर एम्प्लॉयमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और प्रिवेंट प्रीडेटरी प्राइसिंग हम दैट करीब आई। आके बोलें थोड़ा सा माइक के। और मिस मैम प्लेंटी ऑफ इसमें ऑप्शंस होते हैं क्या हमारे होते हैं? पास। लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कंपटीशन में, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन थिंग। हाँ ठीक है। और क्या ऑप्शंस थे? एनी वन ऑप्शन या टू? कितने? मैम हायर एम्प्लॉयमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इकोनॉम के लिहाज से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, फिर सीसीपी पूछा था कि सीसीपी क्या होता है? सीसीपी क्या है हमारा? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके क्या क्या करता है ये? मैम इंक्वायरीज एंड कंडक्ट हियरिंग्स। हाँ, लीजो को आखिरी का ही नजर आया सिर्फ। और वाजिद, आज तबीयत कैसी है वाजिद आपकी? जी। मिस आज भी तबीयत ऑफ है। मिस वो स्क्रीनिंग करवाई हुई है तो उसके रिजल्ट का इंतजार करवा रहे किस चीज की स्क्रीनिंग कराई है? हैं। मिस फ्लू थोड़ा सा जो है ना एक्सट्रीम हो पे जा रहा था। ओए अल्लाह, बस अल्लाह हिफाजत करे। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और बस। विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दो, गर्म पानी पियो, अपने आप को घर वालों से दूर रखो। जी जी जरूर। हाँ, बस अल्लाह ताला परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, वो अच्छा ही आएगा। और कुछ ऐसा भी हो तो अभी तो वो उसके प्रिवेंशन बहुत, वो आप कर सकते हैं ना, क्योर कर सकते हैं अपने आप में। तो जी 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 हिरा, मैं आपके मैसेज पढ़ रही हूँ। प्रमोट कंपटीशन, प्रमोट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। माजिद अपना ख्याल रखिएगा भाई, इस तरह से फिर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, आपके घर वाले ज़्यादा आपसे परेशान हो जाएंगे। ठीक है। कंडक्ट इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो सीसीपी के अंडर आती हैं, वो आप इस वीडियो से भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई लिखना पड़े कोई इसके बारे में। तो कंपटीशन लॉ इन पाकिस्तान दैन किस तरह से रहा है ये हम पढ़ चुके हैं। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1970 में बनी थी। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स थे कि वो क्या करेगा, वेल्थ को जो है वो कंसंट्रेशन से प्रिवेंट करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा ट्रेड, ऐसी पॉलिसीज को जो कि क्या कहते हैं आपके लिए ठीक ना हो, प्रोहिबिट करेगा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है। ट्रेड को फ्री करने के लिए कोशिश करेगा। फिर मर्जर्स और क्लियरेंस रिजीम्स जो है वो नहीं बनेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद इस्टेब्लिश द मोनोपोली कंट्रोल MCA, ये 3 मेंबर्स जो है उसके कम से कम गवर्नमेंट के 3 मेंबर्स शामिल होंगे तो ये जो है अथॉरिटी बनेगी। MCA के फंक्शंस थे कि रजिस्टर करेगा मोनोपोली की, जो भी आपके पास इंडस्ट्री है उसको उसका एग्रीमेंट देखेगा, रिसर्च करेगा, एडवाइस करेगा, ये सारे काम ये अथॉरिटी करेगी। ठीक है।
फिर सब चीज़ें आती हैं, रिकमेंडेशंस, लेजिस्लेटिव जो भी प्रॉब्लम्स है मोनोपोली से, जो जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी, जैसे वो जो पाकिस्तान रेलवे हो गया, ये जो भी हमने डिस्कस की थी, सोई गैस, इनके जो इतने लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं उनकी, इनको रिकमेंड करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सही काम कर रहे हैं ये लॉ के अंडर के लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। फिर द न्यू लॉ पाकिस्तान का बना था, इसके इससे 2010 में बना है मेरे ख्याल से। इसके अंदर ये किससे ये लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, रोम से, यूएस की जो है उसकी प्रिंसिपल से, और OECD ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं डेवलप उसके अंदर इनकी प्रैक्टिस से इंस्पायर होकर उन्होंने लॉ बनाया, और ये देखें 2010 में बना था, ठीक है। और सबसे पहले बना 27 में, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो परमानेंट लॉ था वो 2010 में बना था, ठीक है। ओवरव्यू अगर हम देखें कंपटीशन लॉ का, तो इसमें 6 चैप्टर्स हैं, 62 सेक्शंस हैं। ये लॉ है तो जाहिर सी बात है इसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी, इसकी टर्मिनोलॉजीज देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि लॉ में वो है क्या क्या, तो उसके तब कम से कम 6 चैप्टर्स हैं, उसके 62 सेक्शंस हैं, और ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लॉ बना हुआ है, जिसको पाकिस्तान कंपटीशन अथॉरिटी को जो है वो उसने बनाया है, ठीक है। रिकमेंडेशंस ये हैं कि पाकिस्तान जब ये CCP है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट को हायर करे ताकि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको नॉलेज और आपकी हेल्प कर सकें, जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं आपके, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर्स के हो। टाइम रन आउट होने वाला है, प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहिएगा, ये मेरे पास मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस बढ़ सकती है। वो जाहिर सी बात है जब भी होगा जब आपके पास अच्छे रिसर्चर्स मौजूद होंगे। तो CCP बेहतर उसी वक्त काम कर सकती है जब आपको बेहतर फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और दूसरा ये कि अच्छे इकोनॉमिस्ट और चीज़ें जो है वो उसको शामिल कर ले। मिशाल महक का क्या सीन हुआ भाई? आ जाए, अब आप अपने स्क्रीन शेयर करें। 10 मिनट की वीडियो रह गई है ये, मीटिंग रह गई है ये। बस माँ फोन नहीं उठा रहा है, मुझे लग रहा है आप एक दिन पहले पूछ के नहीं रखती उनसे? बस पूछा था मैंने, लेकिन अब पता नहीं, वो उसकी कल भी उसने कोई क्लास नहीं ली थी इसीलिए, तो उसने बोला था कि हाँ मैं आई ट्राई, तो मैंने बोला हाँ कर लेते हैं। अभी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं। चलें बस आप स्टार्ट कर दो। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ? एक सेकंड मैं आपको अलाउ कर दूँ। ओके। जी आप कर सकते हैं। तो स्क्रीन आ रही है मेरी? मैं दोबारा से बता दूं, हमारे सिर्फ एक टॉपिक रह गया है। कमिंग वीक में आप प्लीज अपनी सब लोग जितनी प्रेजेंटेशंस के लिए जो लोग हैं जी वो अपनी बना लें, लास्ट हम उसको आखिरी क्लास ही कर देंगे फिर, ठीक है मैम। सही है। जिनकी प्रेजेंटेशन रह गई हैं ग्रुप 2, 3, 4, बाजिद आप भी किसी में होंगे, दानिश किसकी ग्रुप में जो भी है दानिश मेरे ग्रुप में मैम, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी उसको। एक टेम्पलेट तो बड़ा अच्छा लिया आपने मिशाल। थैंक यू मिस। मैं स्टार्ट करूं? जी ओके। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो एक्टिविटी है जिसमें हम अपने अपने फंड्स को कंट्रोल करते हैं। हम प्लान करते हैं कि हमारे फंड्स आएंगे कहाँ से, हम उसको रेज कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, और कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है, किस डिपार्टमेंट किस सेक्टर में आ रहा है, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है। इसकी 2 डेफिनेशंस मैंने डाली हैं, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द फंड्स। फिर दूसरे में है इट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें कि हमारे कम पैसे में हम ज्यादा काम कर सकें, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि हमारे पास सप्लाई ऑफ फंड्स, हमारे पास फंड्स आते रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता रहे अपने इन्वेस्टमेंट पे, हमारी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की, कि हम लोग अपने फंड्स को सही जगह पे लगाएं, और फिर है कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम अपने सबके लिए लाइक इंट्रोड्यूस करें कि सब अपने पैसा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस ये होते हैं कि ये हमारा कैपिटल को कैलकुलेट करता है कि हमारे पास हमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। दूसरा है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। फिर है इन्वेस्टिंग द कैपिटल, हम कैपिटल इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा, हमारे प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी, अपना मनी किस तरह मैनेज करना है, कौन से सेक्टर में कितना मनी जा रहा है, कितना आ रहा है, ये सारा इसमें होता है। देन वी हैव फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सब मैं आगे भी बताऊंगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस है इसकी, वही चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है और एक्विजिशन ऑफ फंड्स में हेल्प करता है, फंड्स को एलोकेट करता है, फाइनेंशियल डिसीजंस में हमारी हेल्प होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और हमारे फर्म की वैल्यू बढ़ती है। इससे एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है। जब आपके पास स्टेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है तो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। देन वी हैव, हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि आप अपना मनी सेव करें, आप अपना मनी को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें ताकि आपको गुड रिटर्न मिले उसमें से। उसके बाद है हमारे पास स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे पास कुछ स्कोप्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। उसमें पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा रिस्क कितना है हमारे इन्वेस्ट करने का, हमारे कैपिटल की कॉस्ट कितनी है और हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तीन चीजें हैं, रिस्क है, कॉस्ट है और हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। इसमें ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ जाता है। Then we have financing decision. फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा। द रेजिंग ऑफ फंड्स decision requires decisions regarding the methods and sources of finance. हमारे sources of finance क्या होंगे और हमारे पास क्या alternative choices होंगी कि हम लोग किस तरह अपने finance कर सकते हैं। फिर है dividend decision. In order to achieve the wealth maximization objective, an appropriate dividend policy must be developed. बहुत जरूरी है कि एक डिविडेंड पॉलिसी हो कि हम लोग किस तरह कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अब हमारे शेयर होल्डर्स में, हम कि हमारे पास प्रॉफिट भी रहे और हम जो है डिविडेंड्स भी सबको देते रहे। क्वेश्चन तो साथ साथ करते रहिएगा आप लोग प्लीज। देन वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन ये होता है कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं एंड करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास। तो करंट, व्हाट आर करंट एसेट्स, बेसिकली करंट एसेट्स वो होते हैं जो हमारे विद इन 1 ईयर यूज हो रहे होते हैं एंड माय वो एसेट्स। एंड करंट लायबिलिटीज वही जो हमें 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी होती हैं। जैसे हमारे पास जो अकाउंट्स पेबल वगैरह होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरड्राफ्ट्स होते हैं, ये हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है हमारे फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करता है। ये हमें कहता है कि भाई आप जितना अर्न कर रहे हो उससे कम स्पेंड करो। हमारा जो आपका मनी आपके पास आ रहा है आप उसको उसको इन्वेस्ट करते रहो। लिमिट डेट टू इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स, मतलब कि हमारे इनकम जो है उससे, मतलब जो हमारे, जैसे हमारी इनकम है 50,000 और हमने जो है भाई 1 लाख का लोन ले लिया है, इस तरह नहीं करना। हमने 1 लाख की गाड़ी ले ली, समझे कि हमने उस पे ले ली, इंस्टॉलमेंट्स पे ले ली, तो इससे इन चीजों को अपना देख के चलना है। देन वी हैव कंटिन्यूअसली एजुकेट योरसेल्फ। एजुकेट मतलब अपने आप को आपको देखते रहना है कि आपके मुल्क में क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज चल रही हैं, कि आप कब इन्वेस्ट कर सकते हो, कब आप जो है नहीं कर सकते, कब अपने शेयर्स बेच सकते हो, कब खरीद सकते हो, ये आपको देखते रहना होता है। अंडरस्टैंड रिस्क, मतलब रिस्क लेना कोई बुरी चीज नहीं है, जितना आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको उसका रिटर्न मिलेगा। Then we have diversification is not just for investments and we have employment benefits। कि आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप
एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे होते हैं बहुत सारे, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरीज एंड एवरीथिंग. Then we have building blocks of financial management. वो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हमारे सारे अकाउंटिंग बेसिक रिकॉर्ड. विशाल, ये 3 मिनट में हो सकती है कंप्लीट आपकी? मिस हो जानी चाहिए जी मिस. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें हमारे पास अर्निंग्स और स्पेंडिंग्स आ रहे होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होते हैं, जितना मनी हमारे पास इनवॉइसेस वगैरह होती हैं सारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ रही होती हैं. फिर इंटरनल कंट्रोल होता है. इंटरनल कंट्रोल हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारा कैश कहाँ रखा हुआ है, एक सेफ प्लेस में होना चाहिए, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए, हमारे पास एक बजट होना चाहिए, हमारा कितना मनी कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है हर महीने, हमारे एम्प्लॉयज के बारे में, हमारा ऑडिट हर साल होना चाहिए, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए बैंक की. फिर है बजटिंग, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक्यूरेट बजट्स बन रहे हैं, कि हमें कितना मनी चाहिए अपने काम को करने के लिए, और ये हमेशा सक्सेसफुल होता है ताकि हमें इस तरह के हम लोग कम पैसे में ज्यादा अपना अचीव कर लें. देन वी हैव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इसमें हमारी सारी कॉस्ट वगैरह आ जाती हैं, सारी फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सारी हमारी जितनी भी लाइक कॉस्ट वगैरह की जितनी भी फाइनेंसेस की रिपोर्ट एक बन जाती है बेसिकली इसमें. फिर है फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. इसमें हमारे पास currently we have 25 domestic commercial banks, 20 foreign owned banks, 10 development financial institutes, 16 investment banks और 32 leasing companies, 46 मुदारबस, 39 म्यूचुअल फंड्स. हमारे पास अच्छा, अगर हमारा पेड अप कैपिटल जो है इंस्टीट्यूशंस का वो ऑलमोस्ट सेंड कर दीजिएगा एक दफा मिशाल, अगर हमारी मीटिंग ये खत्म हो जाए. ठीक है, आप कंक्लूजन की तरफ आ सकती हैं. जी मिस. कंक्लूजन बस यहीं पे है कि हमारा जो है फाइनेंस सेक्टर ने हमारी 5.14% ग्रोथ रिकॉर्ड करी है. फाइनेंशियल कंक्लूड मैं ऐसा करूंगी कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर जो है बहुत फ्रेगमेंटेड है, कि मतलब हम लोग किसी चीज का एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, क्योंकि हमें ज्यादातर पॉलिसीज नहीं पता होती, रूल्स नहीं पता होते. हमारे पास हमारे